अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, इसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो लिक्विडी ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसकी नेचर लिक्विडी क्यों होती है? इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट वो बहुत ज़्यादा होता है डियर स्टूडेंट्स। और ग्राउंड सब्सटेंस इसको क्यों बोला जाता है? एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये चूँकि एक फ्लोर के तौर के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, सारे ऑर्गेनेलिज इसके अंदर मौजूद हैं, सारे के सारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसको हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो साइटोप्लाज्म इज द लिक्विडी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सेल। इट कंटेन्स वाटर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इस बैक्टीरियल सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए, इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए जो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो जो चीज़ें इस बैक्टीरियल सेल को चाहिए होती हैं, वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती हैं डियर स्टूडेंट्स। अब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि ये न्यूक्लियोइड रीजन है, राइबोसोम्स हैं, ये प्लाज्मिड्स हैं यहाँ पर, और दीगर कुछ ऑर्गेनेलिज हैं। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंस इस साइटोप्लाज्म का यूकैरियोटिक सेल से कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन वो मौजूद नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, माइक्रोफिलामेंट्स नहीं होते, जिससे इसके अंदर साइटोस्केलेटन वो एब्सेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम ऑर्गेनेलिज की तरफ मूव करते हैं। तो पहली ऑर्गेनेली राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसकी क्या खास बातें हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से डिफर करती हैं। सो बैक्टीरियल राइबोसोम्स को अगर देखें तो बैक्टीरियल राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, और बाज़-औक़ात ये इन मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच्ड भी हुए होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब दो तरह की इनकी लोकेशंस के बारे में देख लें। सम आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, कुछ फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, while the others are loosely attached to plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं और वहाँ पर अपना मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब राइबोसोम्स का जनरल फंक्शन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर आप लोग देखते हैं कि इसका साइज़ यूकैरियोटिक राइबोसोम के साइज से कम होता है, स्मॉलर होते हैं ये। इनका सेडिमेंटेशन जहाँ पर होती है वो है 70s। ये 70s के ऊपर सेडिमेंट होते हैं, मीन्स इनका साइज 70s है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात की जाए तो उनका साइज 80s है, विच मीन्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं, जो एनिमल सेल्स के राइबोसोम्स जो हैं, वो साइज में बड़े होते हैं, और बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट राइबोसोम्स के बारे में, चूंकि 70s के इक्वल है और ये दो सब यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, तो अब दो सब यूनिट्स कौन कौन से हैं? पहला सब यूनिट है इसमें लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। इस राइबोसोम के दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स। अब लार्जर सब यूनिट की बात की जाए तो ये सेडिमेंट होता है 50s पे और स्मॉलर 30s पे। ये दोनों सब यूनिट्स अलग-अलग होते हैं, जब वर्किंग परफॉर्म करनी होती है राइबोसोम ने तो ये अटैच हो जाते हैं, और इनका जो इंडिविजुअल साइज है अगर आप इसको ऐड करें तो ये 50s और 30s तो 80s के इक्वल होना चाहिए, लेकिन इनका साइज 80s की बजाय 70s के इक्वल हो जाता है। उसकी एक डिफरेंट रीज़न है डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस आप लोग यही बात याद रखेंगे कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट का साइज 50s और 30s होता है, और ये दोनों मिलकर 70s का एक फुली फंक्शनल राइबोसोम उसको तैयार करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है, नेक्स्ट जो बैक्टीरियल सेल का पोर्शन है वो है न्यूक्लियोइड। अब एक यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो उसके अंदर प्रॉपर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग अक्सर डायग्राम्स में देखते हैं तो एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसकी न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो सारी बातें यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं, जबकि न्यूक्लियोइड ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए का पोर्शन है डियर स्टूडेंट, और ये बैक्टीरियल सेल के सेंटर से थोड़ा सा आप कह लें कि डिस्प्लेस्ड होता है, एग्जैक्टली सेंटर में मौजूद नहीं होता,
लेकिन ये सेंट्रल रीजन के अंदर ही लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियोइड क्या चीज है? इरेगुलर शेप्ड डेंस एरिया नियर द सेंटर ऑफ बैक्टीरियल सेल। नियर होता है बैक्टीरियल सेल के सेंटर के। इट कंटेन्स डीएनए। अब बैक्टीरियम है सिंगल, एक ही होगा जी, सर्कुलर राउंड फॉर्म में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड इनका। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। अब एनिमल सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनमें जो डीएनए मौजूद होता है उसका, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए मौजूद होता है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन देख लें तो जो एनिमल सेल के अंदर मौजूद होता है डीएनए, उसकी कॉम्पोजिशन में आप लोग हिस्टोन प्रोटीन्स का भी नाम देखते हैं। आप वहां पर न्यूक्लियोसोम्स को जब स्टडी करते हैं तो आप हिस्टोन प्रोटीन्स को देखते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियोइड का जो डीएनए है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होते डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक डिफरेंस आ गया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट आ गया जी ऑर्गेनेलिज हमारे पास प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स, न्यूक्लियोइड तो मेन डीएनए का पोर्शन था, मेन पूरे सेल का कंट्रोल इसके पास था, होल्ड इसके पास था, ये सारे के सारे सेल के जो फंक्शंस हैं उसको मॉनिटर कर रहा था। लेकिन इस डीएनए के अलावा हमारे पास बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड भी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लें जी। प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर, ये सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, सेम उसी तरह डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग प्लाज्मिड्स का नाम देते हैं। प्लाज्मिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेट का मतलब एक से रेप्लिकेट करना, डिवाइड करना और दो कॉपीज बन जाना। तो प्लाज्मिड्स क्या करते हैं? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद ही अपनी रेप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये न्यूक्लियोइड के मोहताज नहीं होते कि इनकी डिवीजन करवाई जाए, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। हैव जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब प्लाज्मिड्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आप लोग याद रखेंगे कि प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया की सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब बैक्टीरिया है, उसको जब एंटीबायोटिक्स से उसका सामना होगा तो एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली उस बैक्टीरिया को किल कर देंगी। तो प्लाज्मिड्स के अंदर ऐसी जीन्स मौजूद होती हैं, ऐसी रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद होती हैं जो कि उस बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक के अटैक से महफूज रखती हैं या दीगर जो कंडीशंस हैं उनसे महफूज रखती हैं। ऑल्सो सर्व एज वेक्टर्स, इनको हम लोग बायोलॉजी में वेक्टर्स के तौर के ऊपर भी यूज़ करते हैं। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टेक्निक्स की बात करते हैं, तो इन प्लाज्मिड्स का कुछ पोर्शन आप लोग रिमूव करवा देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है तो आप इस प्लाज्मिड का कुछ पोर्शन रिमूव करवा देते हैं और इसमें कुछ और डीएनए का पोर्शन इंटीग्रेट करवा के देन इसको बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर देते हैं और आप इस डिजायर्ड प्रोडक्ट की थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज तैयार करवा लेते हैं। तो ये बायोलॉजी के अंदर वेक्टर्स के तौर के ऊपर भी यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल राइबोसोम्स, न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड्स, इनको डिटेल से स्टडी किया डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स।